गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं रॉबर्ट स्वान के कोट के साथ। रॉबर्ट स्वान कहते हैं द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू अवर प्लैनेट इज द बिलीव दैट समवन एल्स विल सेव इट। देखो यहाँ पे जो रॉबर्ट स्वान है वो इशारा कर रहे हैं किसकी तरफ? कलेक्टिव एक्शन की तरफ। किसकी तरफ? कलेक्टिव एक्शन की तरफ। कलेक्शन लिख दिया मैंने, कलेक्टिव एक्शन है वैसे, कलेक्टिव एक्शन की तरफ। ठीक है, कलेक्टिव एक्शन मतलब हर एक को मिलके प्रयास करना पड़ेगा। किस चीज़ के लिए? अपने एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए। अगर इंडिविजुअल सोच के देखो कि अगर हर एक इंडिविजुअल ये सोच के बैठा रहे कि कोई और हमारे एनवायरनमेंट को सेव कर लेगा, कोई और एक्शन ले लेगा, गवर्नमेंट सेव कर लेगी हमारे एनवायरनमेंट को, क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है वो गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट उसको टैकल करेगी, यूएन का काम है, इंटरनेशनल एजेंसियों का काम है, वो करेगी। हम क्या कर सकते हैं? हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो क्या होगा कि जो एनवायरनमेंट है वो और डिग्रेड होता रहेगा और हमारा जो क्लाइमेट चेंज है वो होता रहेगा और ज़्यादा प्रॉब्लम जो है इसकी वजह से जो आ रही है वो बढ़ती रहेगी। तो रॉबर्ट स्वान यही कहना चाहते हैं क्या? कि हम सबको कलेक्टिवली एक्शन लेना पड़ेगा अपने एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए, इस क्लाइमेट चेंज से बचने के लिए। देखो कॉप 26 हुई थी, कॉप हमारी 26 हुई थी ग्लासगो वाली। जो ग्लासगो वाली कॉप थी उसके अंदर हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक कॉन्सेप्ट दिया था, लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट, कि हमें ऐसा लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना चाहिए जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो, मतलब सस्टेनेबल लाइफस्टाइल की तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमें इंडिकेट किया था। वो जो रॉबर्ट स्वान का कोट है और जो हमारा ये लाइफ है, ये दोनों कहीं ना कहीं मिलता है कि इंडिविजुअल को एक्शन लेना चाहिए। और लाइफ जो इनिशिएटिव है किसका है? लाइफ एक बेसिकली मिशन है, किसका है? नीति आयोग का। ये भी थोड़ा सा पता होना चाहिए आपको। तो यही कुछ मतलब है हमारे रॉबर्ट स्वान के कोट का। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं अपने एडिटोरियल डिस्कशन की तरफ। देखो हमारा जो एडिटोरियल डिस्कशन है वो है एग्री कार्बो मार्केट की तरफ। ठीक है, कार्बन मार्केट, बेसिकली कार्बन ट्रेडिंग क्या होती है, कार्बन मार्केट क्या होती है, ये कॉन्सेप्ट है जो अभी दोबारा से आ रहा है। पहले भी आया था, इसको थोड़ा सा हम समझ लेंगे क्योंकि हमारे सीएपीएफ के लिए, हमारा जो एग्जाम है सीएपीएफ का, इसके पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अभी जो मीटिंग हुई थी COP 29 जो हुई थी हमारी, ये जो अजरबैजान के बाकू शहर में, वहाँ पे जो दोबारा कार्बन ट्रेडिंग है, कार्बन जो मार्केट है वो एक्टिव हो गई है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे। उसके बाद अपना एडिटोरियल डिस्कशन स्टार्ट करेंगे कि इंडिया के पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, कैसे उसको सॉल्व करना है, वो सारी चीज़ें, क्योंकि एस्से राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से और पेपर 1 दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से आज का जो डिस्कशन है वो इंपॉर्टेंट है। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले हम समझेंगे क्या कार्बन मार्केट क्या होती है। कार्बन ट्रेडिंग या कार्बन मार्केट जॉइंट इनिशिएटिव जो पहले आया था, इसका ओरिजिन पहले समझते हैं। देखो ओरिजिन क्या था? UNFCCC। ठीक है, UNFCCC की तीसरी कॉप हुई थी। कहाँ पे हुई थी? क्योटो प्रोटोकॉल में। क्योटो में हुई थी, क्योटो जापान में, COP 3 जो है। तो यहाँ पे क्योटो प्रोटोकॉल आया था, उसके अंदर क्या आया था? उसके अंदर एक लीगली बाइंडिंग क्या आया था? लीगली बाइंडिंग इनिशिएटिव आया था। क्या चीज? कार्बन मार्केट का। कार्बन मार्केट का इनिशिएटिव आया था क्या? एनेक्स 1 कंट्री और एनेक्स 2 कंट्री करके थे। एनेक्स 1 और नॉन एनेक्स कंट्री के बीच में था ये, बेसिकली मतलब डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में था। मोटा मोटी इसको समझ लो थोड़ा, क्योंकि ये क्योटो प्रोटोकॉल तो पास्ट की चीज़ हो गई। हमें अब देखना है क्या COP 29 में क्या चीज़ आई है, उसके बाद हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, उस टाइम में आया था क्या? कार्बन ट्रेडिंग का जॉइंट इनिशिएटिव, जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन, ऐसे करके कुछ टर्म्स थे। ठीक है, उसमें क्या था कि डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में कार्बन ट्रेडिंग का एक तरह से लीगली बाइंडिंग वो था। लीगली बाइंडिंग क्या था कि डेवलप्ड कंट्री जो विकसित देश है, यूएसए वगैरह, तो उनको टारगेट लेने थे कि वो कितना अपना एमिशन जो है रिड्यूस करेंगे। ठीक है, लीगली बाइंडिंग था ये सारा। एग्जाम्पल के तौर पे समझना। ठीक है, तो लेट्स से यूएसए ने बोला कि मैं 1 लाख जो है 1 लाख टन CO2 को रिड्यूस कर दूंगा, कार्बन को वो कर दूंगा, अपना जो मेरा एमिशन हो रहा है, जो कार्बन का एमिशन हो रहा है उसको 1 लाख टन तक रिस्ट्रिक्ट करूंगा, इससे ऊपर नहीं करूंगा। ठीक है, इसने कमिटमेंट ले ली क्योटो में। अब ये कमिटमेंट क्या है? बाइंडिंग है। इसको इतना ही रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, इससे ऊपर होगा तो या तो पेनल्टी लगेगी या फिर इसको वो ट्रेडिंग वगैरह करनी पड़ेगी। इसका कहीं ना कहीं विकल्प निकालना पड़ेगा। तो यही क्या निकला विकल्प? कार्बन ट्रेडिंग का। कार्बन ट्रेडिंग मतलब कि कहीं और दूसरे देश में या तो टेक्नोलॉजी दे दो। ठीक है, टेक्नोलॉजी देके कहीं और दूसरे देश में CO2 का जो एमिशन है वो रिड्यूस कर दो। ठीक है, या फिर कोई और देश है, बेसिकली ये देश कौन सा था? नॉन एनेक्स कंट्री, डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, इंडिया जैसी कंट्रीज। तो कोई और देश है, या तो वहां पे टेक्नोलॉजी देके या फिर पैसे देके CO2 वहां पे जो रिड्यूस हुआ है, लेट्स से इंडिया है।
ठीक है। इंडिया ने क्या करा, इंडिया ने पहले, आपको ये पहले मैंने एग्जांपल बताया भी है कि हमारे यहाँ डीटीसी बस चलती थी, ठीक है। डीटीसी वो पेट्रोल वाली बसें, ठीक है। डीटीसी और प्राइवेट बसें पेट्रोल डीजल वाली चलती थी, खूब धुआं छोड़ती थी दिल्ली के अंदर, तो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन लेवल था। लेकिन अब हमारी गवर्नमेंट ने क्या करा, जब जापान से थोड़ा टाइप वगैरह करा, टाइप करने के बाद मेट्रो लेके आ गई, ठीक है, इलेक्ट्रिक बसें लेके आ गई, तो ये क्या हुआ, ये CO2 जो एमिट होता था हमारे यहाँ पे वो रिड्यूस हो गया, ठीक है। अब हमने काउंट कर लिया, साइंटिफिक वगैरह तरीका है, इसके फॉर्मूले वगैरह होते हैं, उसको काउंट कर लिया कि हमने यहाँ पे क्या करा, हमने यहाँ पे 50,000 जो टन है, 50,000 जो टन है वो CO2 रिड्यूस कर दिया। अब यूएसए ने क्या करा, यूएसए ने 1.5 लाख एमिट कर दिया, अब इसको 50,000 जो है इसने ज़्यादा कर दिया, तो अब इसको या तो पेनल्टी देनी पड़ेगी या फिर इसको क्या करना पड़ेगा, ये खरीदना पड़ेगा। तो इसने क्या करा, इंडिया से कांटेक्ट करा कि भाई तुमने रिड्यूस करा है तो मुझे दे दो, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, यही है कार्बन ट्रेडिंग, कि कार्बन खरीद रहे हैं हम, कि कहीं एमिशन कम हुआ है, वो लोग खरीद रहे हैं जिन्होंने एमिशन कर दिया है ज़्यादा, ठीक है। तो ये पहले टाइम में, क्योटो प्रोटोकॉल के टाइम में ये थोड़ी सी वो थी, बाइंडिंग थी, बाइंडिंग, ठीक है। बाइंडिंग मतलब कि करना ही पड़ेगा, जो तुम्हारी कमिटमेंट है उसको करना ही पड़ेगा, और कार्बन ट्रेडिंग होगी ही होगी, ठीक है। तो ये था लीगली बाइंडिंग क्योटो प्रोटोकॉल में, ठीक है। उसके बाद इसका थोड़ा सा टर्म पीरियड था। अब यूएसए वगैरह जो था, हुआ क्या बेसिकली, जो लोग समझते हैं क्या कि ये जो है ये डेवलपिंग कंट्रीज के फेवर में, देखो डेवलप्ड कंट्रीज के फेवर में, ऐसा नहीं है, डेवलपिंग कंट्रीज के फेवर में। कैसे, देखो यूएसए कहता है, जब ये क्योटो प्रोटोकॉल का जो अवधि थी, समय तक खत्म हो गया, तो यूएसए कहता है यार लूट लिया हमें। ऐसे एक्चुअल में हुआ था जब ट्रम्प आया था, पहले की बात है, ठीक है। तो बोला कि ये जो, क्योंकि हम क्यों कार्बन ट्रेडिंग वो कर रहे हैं, क्यों वो उन्होंने ये लीगली बाइंडिंग कमिटमेंट ली, क्योंकि वो सोचते हैं कि ये हिस्टोरिकली जो डेवलप्ड कंट्रीज है, जो इंडस्ट्रियलाइज कंट्री है, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो पहले आ चुका है जहाँ जिन कंट्रियों में, उन कंट्रियों की वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो ये क्या है, हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनकी कि ये उसको कम करेंगे, इसलिए इन्होंने कमिटमेंट ली। अब वो हो नहीं रही पूरी, तो कार्बन ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है। अब ट्रम्प वगैरह आए, वो बोले कि भाई ये तो हमारे पूर्वज करके गए थे, तो उनसे लो, हमसे क्यों ले रहे हो, आज की जनरेशन से तुम क्यों पैसा ले रहे हो। तो उन्होंने बोला हम किसी कमिटमेंट वगैरह को नहीं मानेंगे। जैसे क्योटो प्रोटोकॉल का टाइम खत्म हुआ, बोला कि हम किसी कमिटमेंट को नहीं मानेंगे, हम इससे बाहर जाते हैं। वो पेरिस एग्रीमेंट से भी वो क्विट कर दिया था उन्होंने उस टाइम पे, ठीक है। तो अब ये चीज हुई, ठीक है। अब देखो फायदा किसको हो रहा है, डेवलप्ड कंट्रीज से डेवलपिंग कंट्रीज में पैसा आ रहा है, ठीक है। अब आप बोलोगे एनवायरनमेंट है सर, ये वो है, देखो एनवायरनमेंट की किसी को नहीं पड़ी है, साफ सीधी बात है, एनवायरनमेंट की किसी को नहीं पड़ी है। यहाँ पैसा आना चाहिए, डेवलप्ड कंट्री से डेवलपिंग कंट्रीज में पैसा आ रहा है, इसीलिए बोलते हैं क्या कि डेवलपिंग कंट्री कहती है टेक्नोलॉजी दे दो और पैसा दे दो, हम अपने आप कर लेंगे सारी चीज़ें, करे ना करे वो अलग चीज़ है, लेकिन ये चीज़ें हो रही थी उस टाइम पे, ठीक है। तो तुम्हें समझ आ गया कि ये जो कार्बन ट्रेडिंग का जो सीन था, ये डेवलपिंग कंट्रीज के फेवर में था, मतलब कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये इनिशिएटिव लाया गया। डेवलप्ड कंट्री जो थी एमिशन बढ़ा रही थी, मतलब एमिशन ज़्यादा कर रही थी, तो वो क्या कर रही थी, उसको काउंटर करने के लिए डेवलपिंग कंट्रीज से जहाँ पे एमिशन कम हुआ, टेक्नोलॉजी की वजह से हुआ या फिर पेड़ वगैरह लगा दिए, कार्बन सिंक लगा दिए, तो उनसे खरीद रही थी। ये इनिशिएटिव क्योटो में चलता था। अब चलो क्योटो खत्म हो गया, उसका पीरियड खत्म हो गया, लेकिन डेवलपिंग इस टाइम पे हुआ क्या, इस टाइम पे एक चीज़ बहुत ज़बरदस्त हुई इंडिया के अंदर, की बहुत ज़्यादा स्टार्टअप्स आए, स्टार्टअप बहुत ज़्यादा आए थे। स्टार्टअप आए किस चीज़ के, कि वो क्या कर रहे हैं, एमिशन को कम करने में लगे हुए हैं, एमिशन को नई नई टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं, प्लास्टिक जो पॉल्यूशन हो रहा है उसको रिड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, एग्रोफोरेस्ट्री लेके आ रहे हैं, मतलब नई नई टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं स्टार्टअप्स, पैसे लगा रहे हैं खूब, ठीक है। उससे करके आ रहे हैं, एमिशन को कम कर रहे हैं। किसी भी चीज़ में एमिशन होता था, टेक्नोलॉजी लेके आ गया, अपना वो इनिशिएटिव लेके आ गया, एमिशन को कम कर दिया, ठीक है। अब एमिशन को कम कर दिया तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कार्बन जो बॉन्ड होते हैं, कार्बन ट्रेडिंग मतलब कार्बन तो डायरेक्ट खरीदेंगे नहीं ना, बॉन्ड ही तो खरीदेंगे। अब ये क्या करते थे, इन्होंने कार्बन बॉन्ड जमा करना चालू कर दिया, ठीक है, कि भाई कार्बन बॉन्ड हम पे जमा हो रहे हैं। अब डेवलप्ड कंट्री जो है वो तो अपना जो टारगेट एक्सीड करेंगी, क्योंकि उनको तो अपना वो बढ़ाना है, प्रोडक्शन बढ़ाना है, ठीक है। तो हम इन्हें क्या करेंगे, ये जो कार्बन बॉन्ड्स हैं ये सारे बेचेंगे उन्हें। इसकी वजह से बहुत सारे स्टार्टअप्स आ रहे थे, ठीक है। तो अब जब क्योटो वाला जो बाइंडिंग कमिटमेंट थी ये जब खत्म हुई, तो डेवलपिंग कंट्री थी, उनके जो बॉन्ड्स थे वो धरे के धरे रह गए, ठीक है। धरे के धरे क्यों रह गए, अब देखो जब बाइंडिंग नहीं है और कार्बन मार्केट है ये जो बंद हो गई है, तो ये बॉन्ड का करेंगे क्या, ये तो कागज का टुकड़ा एक तरह से। तो अब दोबारे जो हमारा COP29 हुआ है, इसमें इसी कार्बन मार्केट को अप्रूव्ड कर दिया है कि भाई इसको दोबारा से लाओ, ठीक है। लेकिन इस टाइम क्या है, ये बाइंडिंग जो है ये नहीं है,
इस टाइम ये बाइंडिंग नहीं है, वॉलेंटरी है, ठीक है। देखो आप बोलोगे कि सर ये बाइंडिंग नहीं है तो वॉलेंटरी है तो इसका फायदा क्या, देखो एक चीज और है क्या कि हमारे एनडीसी टारगेट होते हैं, ठीक है, एनडीसी टारगेट होते हैं, पेरिस एग्रीमेंट के अंदर आए थे कि जैसे इंडिया का भी टारगेट है कि 500 गीगावाट तक जो रिन्यूएबल एनर्जी लाएंगे, कार्बन सिंक को लाएंगे, ये सारे एनडीसी टारगेट्स हैं। तो डेवलप्ड कंट्री के भी ये टारगेट, अगर उनके टारगेट थोड़े से ऊपर नीचे जाएंगे तो वो क्या करेंगे, कार्बन मार्केट में जाके बॉन्ड खरीद लेंगे, ठीक है। मतलब कि क्या यहाँ पे बाइंडिंग नहीं है लेकिन फिर भी इसकी जो है वैल्यू है, ठीक है। ये सारी चीजें दोबारे से अब आ गई है मार्केट में, तो ये अब समझ आ गया होगा कार्बन ट्रेडिंग क्या चीज़ है, कार्बन बॉन्ड क्या चीज़ है, ये सारी चीज़ें कैसे हो रही है, क्या चीज़ है, कहाँ से आया, कैसे नहीं आया, सारी चीज़ समझ आ गई। चलो अब एडिटोरियल डिस्कशन चालू करते हैं, थोड़ा सा जल्दी करते हैं क्योंकि ज़्यादा टाइम मैंने इसी में ले लिया, ठीक है। अब देखो कार्बन मार्केट आ गई, एम क्या है इसका, ग्रीन हाउस गैस जो हो रही है बेसिकली CO2, उसके एमिशन को रिड्यूस करना। और अब देखो रिड्यूस होगा तो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं एक एंगल, कौन सा एंगल, एग्रीकल्चर का, एग्रीकल्चर का। क्यों, क्योंकि देखो एग्रीकल्चर में अगर एग्रो फार्मिंग जिसे कहते हैं, क्या था हमारा, हाँ एग्रो फार्मिंग जिसे कहते हैं कि जो फार्मर्स होते हैं वो पेड़ वगैरह लगा देते हैं, हमें मंडीर जो होती है उनकी जो बनाते हैं ना खेतों के साइड साइड में, वहाँ पे वो पेड़ लगा देते हैं, ठीक है। अब वो जो पेड़ लगा रहे हैं एग्रो फॉरेस्ट्री बोलते हैं बेसिकली इसे, तो यहाँ पे जो पेड़ लगा देते हैं उससे क्या होता है, उससे भी तो एमिशन रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, हो रहा है या नहीं हो रहा। अब फार्मर्स क्या करेंगे, यहाँ पे सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी यूज कर लेंगे, ठीक है। हम जो पहले यूरिया वगैरह डालते थे उसकी जगह हम कंपोस्ट वगैरह यूज करने लगे, या XYZ कोई भी टेक्नोलॉजी यूज करके, कि डीजल पंप यूज करते थे इलेक्ट्रिक पंप यूज करने लग गए, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे भी तो कार्बन सेव हो रहा है ना, क्योंकि डीजल से क्या होता था, डीजल से कार्बन एमिट होता था, अब हमने सोलर पंप दे दिया, हमारा वो जो स्कीम है किरण करके कुछ स्कीम है शायद, कुसुम स्कीम है हमारी, तो कुसुम में हमने क्या करा, जो फार्मर्स है उनको सोलर पंप दे दिया कि अब सोलर से जो सोलर की एनर्जी यूज करो और जमीन में से ग्राउंड वाटर निकालो, ठीक है। चलो वो अलग मैटर है, ये चीज समझो। तो यहाँ से क्या हो रहा है, इन सब इनिशिएटिव से कार्बन सेव हो रहा है, ठीक है, कार्बन सेव हो रहा है। तो अब ये जो कार्बन है ये फार्मर के लिए अपॉर्चुनिटी है, फार्मर्स के लिए अपॉर्चुनिटी है कि भाई तुम कार्बन को बेचो और इनकम कमाओ, ठीक है। तो यहाँ ये जो आज का डिस्कशन है ये तुम 2-3 टॉपिक्स में यूज कर सकते हो। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में कुछ आ जाता है, फार्म इनकम पे आ जाता है, एग्री इनकम पे आ जाता है, किसान की इनकम से रिलेटेड कोई भी टॉपिक आ जाता है, तो ये सारे पॉइंट वहाँ पे यूज हो सकते हैं, बिल्कुल वैलिड पॉइंट है, ठीक है। तो ये जो कार्बन मार्केट है ये जो फार्मर्स है उनका जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो इंप्रूव कर देगी, ठीक है। ये चीज यहाँ पे बताई गई है, ठीक है। ऑपरेट कैसे होगी, देखो कॉम्प्लाइंस मार्केट और वॉलेंटरी मार्केट, दो मार्केट है बेसिक। कॉम्प्लाइंस में क्या होगा, यूएन का फ्रेमवर्क चलेगा। वॉलेंटरी क्या होगा, यहाँ पे अनरेगुलेटेड रहेगी, वैसे टाइप पे होगा, मतलब दोनों ही मार्केट यहाँ पे चलेगी। लेट्स से कि जैसे ये इसको थोड़ा समझे तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि लेट्स से किसी का एनडीसी टारगेट है, अगर वो कंप्लीट नहीं हुआ तो वो यूएन के कॉम्प्लाइंस के अंडर ये सारी चीजें करेगा, तो कॉम्प्लाइंस मार्केट। और वॉलेंटरी करना चाहता है तो ये वॉलेंटरी मार्केट, जैसे किसान वगैरह उनके लिए तो वॉलेंटरी है, ये सारी चीजें, ठीक है। अब देखो कॉम्प्लाइंस मार्केट जो है उसके अंदर जो एमिशन कैप है, ठीक है, एमिशन कैप मतलब एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ जो कार्बन है वो एमिट करेगी एक पर्टिकुलर कंट्री, उसे कहते हैं एमिशन कैप। वो सारी चीजें होंगी, एमिशन कैप से ज्यादा करेंगे तो परचेज करना पड़ेगा कार्बन क्रेडिट, या फिर टैक्स वगैरह पे करने पड़ेंगे एक्सेस एमिशन पे। ये सारी चीजें जो हमने अभी ऑलरेडी डिस्कस करी, वही सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस कर रखी है, ठीक है। तो देखो ये जो पूरी चीज है, चाहे ये वॉलेंटरी मार्केट हो, कॉम्प्लाइंस मार्केट हो, ये पूरी चीजें जो हैं ये फार्मर को बेनिफिट पहुंचाएगी। कैसे पहुंचाएगी कि यहाँ पे कार्बन ट्रेडिंग होगी, और जो हमारा किसान है वो सस्टेनेबल जो फार्मिंग के मेथड्स हैं, चाहे वो सोलर पंप से पानी निकालना हो, या कंपोस्ट यूज करना हो, या एग्रो फार्मिंग हो, पेड़ लगाना हो, ये यहाँ पे एमिशन रिड्यूस कर रहा है अपने खेतों में, ठीक है। तो यहाँ पे एमिशन रिड्यूस कर रहा है, इसका टाई अप अगर कार्बन जो ट्रेडिंग हो रही है इनसे हो जाए तो यहाँ पे उसको कार्बन बॉन्ड मिल जाएंगे। कार्बन बॉन्ड को वो इंटरनेशनल मार्केट में सेल कर सके, जैसे हम ट्रेडिंग करते हैं सेम कार्बन बॉन्ड की भी ट्रेडिंग होती है उसी प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। MCX नाम से था बेसिकली वो जो प्लेटफॉर्म था, उस पे होती है ट्रेडिंग, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे है, ठीक है। तो एक चीज हमें समझ आएगी क्या, कि जो कार्बन ट्रेडिंग है हमारे फार्मर्स के लिए बहुत अच्छी है, ठीक है। चल क्या रहा है इसमें, ठीक है, इंडिया ने दोनों ही प्लान अनाउंस कर दिए, कॉम्प्लाइंस और वॉलेंटरी का, कि कार्बन मार्केट को अब यूज करेंगे और अच्छे से पैसे कमाएंगे। ये सारी चीजें हो गई। चल क्या रहा है इसमें, देखो नाबार्ड जो हमारा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है, ये ICAR के साथ मिलकर टाई अप कर रहा है,
और जो है 5 एग्रीकल्चर जो प्रोजेक्ट है, कार्बन क्रेडिट प्रोजेक्ट जो है, कार्बन क्रेडिट पहले तो जमा करेंगे ना, तभी तो उसे बेचेंगे। तो जो कार्बन क्रेडिट के प्रोजेक्ट है उन पे काम कर रहा है, कितने, 5। कौन, एनडी, नाबार्ड, हमारा नाबार्ड और ICAR, ठीक है, ये दोनों मिलके किस पे काम कर रहे हैं, कार्बन क्रेडिट के प्रोजेक्ट पे। मतलब ये जो इनिशिएटिव है अब ये चलेगा, ठीक है। इसके साथ ही जो 50 कार्बन फार्मिंग प्रोजेक्ट है वो भी चल रहे हैं, और टोटल संभावना कितनी है, 47 मिलियन कार्बन क्रेडिट एनुअली जमा करने की है, ठीक है। इतना समझ आ गया कि इसका जो पोटेंशियल है बहुत ज़्यादा है। मतलब इंडिया के जो टारगेट्स हैं, इकोनॉमिक टारगेट्स बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, डेवलप्ड कंट्री बनने का, ये बनने का, वो बनने का, वहाँ पे भी ये चीज़ हेल्प करेगी कार्बन क्रेडिट वाला। क्यों, क्योंकि पैसे आएंगे बाहर से, ठीक है। तो अब एक चीज़ और समझो क्या, कि इसका रेट कैसे डिसाइड होगा। ये तो एडिटोरियल में नहीं डिस्कस कर रखा, लेकिन तुम्हें थोड़ा सा पता तो होना चाहिए ना कि इसका रेट कैसे डिसाइड होगा। देखो, इसका रेट होता है मार्केट, उसके ऊपर, मार्केट के ऊपर, कि जितनी डिमांड है, डिमांड के हिसाब से रेट बढ़ेगा, डिमांड थोड़ी कम होगी तो रेट डाउन हो जाएगा। मतलब कि ये जो है मार्केट डिसाइड करती है इसका रेट। ट्रेडिंग कहाँ पे होती है, जो हमारे MCX जैसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बॉन्ड वगैरह ट्रेड होते हैं, वहीं पे ट्रेड होते हैं, वहीं पे ये जो कार्बन क्रेडिट्स हैं ये ट्रेड होते हैं, ठीक है। हमें इस क्या क्या चीज़ समझ आ गई कि भाई इसका जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, और हमारी जो कंट्री है वो भी इनिशिएटिव ले रही है, फार्मर्स की इनकम भी बढ़ सकती है, ठीक है। तीन एंगल हमें समझ आ गए। अब प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। प्रॉब्लम देखो, की प्रिंसिपल थोड़ा और समझ लो, उसके बाद प्रॉब्लम देखते हैं। चैलेंजेस तो है भाई, डेफिनेटली चैलेंजेस है कार्बन मार्केट में। चैलेंजेस हमारा स्ट्रक्चरल जो इशू है उसी की वजह से चैलेंजेस है, बाकी कोई चैलेंजेस नहीं है। देखो, एडिशनैलिटी का यहाँ पे प्रिंसिपल है, परमानेंस का एक प्रिंसिपल है, 2 प्रिंसिपल है कार्बन मार्केट के अंदर इस बार। तो देखो, एडिशनैलिटी का प्रिंसिपल क्या है कि कोई नई प्रैक्टिसेस या कोई नई टेक्नोलॉजी वगैरह लेके आ गया और उसको तुमने कार्बन को जो हो रहा है, एमिशन हो रहा है, उसको थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया, ये क्या है, एडिशनैलिटी। परमानेंस वगैरह, जैसे लॉन्ग टर्म तुम कोई सॉल्यूशन लेके आ गए, पेड़ लगाना, ठीक है, वो क्या है, परमानेंट सॉल्यूशन। तो ये सारी चीजें वहां पे है, ठीक है। अब देखो, जो परमानेंसी सॉल्यूशन है उसमें तुमने पेड़ लगा दिया, ये परमानेंट रहेगा, लेकिन तुम इस पेड़ को अब काट नहीं सकते, क्योंकि काटने से क्या होगा, वही सारा जो कार्बन है वो दोबारा हमारे एनवायरनमेंट में आ जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज ये आती है और ये प्रॉब्लम आती है, क्योंकि इसको मॉनिटर वगैरह कैसे करेंगे, ठीक है। ये 2 चीजें हो गई, ठीक है। देखो, जितना CAPF के लिए इंपॉर्टेंट है उतना समझना पड़ेगा। UPSC के लिए थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, लेकिन हमारे CAPF के एंगल से इसको समझना वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि ये हमें कैसे एस्से राइटिंग में मदद करेगा, ठीक है। तो ये सारी कार्बन मार्केट के प्रिंसिपल्स हमें समझ आ गया, एडिशनैलिटी हो गया, परमानेंसी हो गया, ये सारे। अब चैलेंजेस देखते हैं कि इस कार्बन मार्केट में हमें चैलेंजेस क्या क्या फेस करने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि ये चैलेंजेस को हमें रिसॉल्व करना पड़ेगा, तभी जो है हमारे फार्मर्स की इनकम बढ़ेगी, हमारे जो टारगेट्स हैं वो पूरे होंगे, और हमारा जो इकोनॉमिक मोटिव है वो पूरा होगा, ठीक है। देखो, सबसे ज्यादा क्या चीज है कि अनरिलायबिलिटी ऑफ क्रेडिट्स। मतलब कि क्या है कि जो प्रोजेक्ट हम लगाते हैं, ठीक है, जो प्रोजेक्ट हम लगाते हैं वो जो क्रेडिट डेवलप करने चाहिए, कहीं ना कहीं वो डेवलप नहीं कर पाते, जो प्रोजेक्ट है वो ही फेल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो वहाँ पे हमारे एक तो पैसे लगते हैं वो वेस्ट जाते हैं, और जो कार्बन क्रेडिट है वो ही वहाँ पे जनरेट नहीं हो पाता, ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है। दूसरा क्या है कि फार्मर्स वगैरह अगर करते भी हैं इस चीज़ को, तो वो जो पेमेंट है जो मिलनी चाहिए उनको, पार्टिसिपेंट्स को, वो कहीं ना कहीं डिले हो जाती है, और वो कहीं ना कहीं मिसिंग हो जाती है। और एडिटोरियल में ये बताया भी है क्या कि 99% जो पार्टिसिपेंट्स हैं, हमारे फार्मर्स जो हैं, जो पार्टिसिपेट करते हैं, कार्बन क्रेडिट जमा करेंगे, उनको रिसीव ही नहीं होते हैं, जो उनके पेमेंट मिलनी चाहिए वो कहीं ना कहीं रिसीव नहीं होते। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। तो यहाँ पे फार्मर्स एंगेज कैसे होंगे, देखो, क्रेडिबिलिटी यहाँ पे कहीं ना कहीं स्टेक पे है। अगर फार्मर्स को भरोसा ही नहीं होगा कि वो सारी प्रैक्टिसेस करेंगे, ये सारी चीज़ें करेंगे, उनको फिर उसका बेनिफिट मिलेगा, तो वो क्यों करेंगे ये सारी चीज़ें। तो देखो, एक जब इनिशिएटिव आया कार्बन ट्रेडिंग का, तो इसका हमें फुल पोटेंशियल यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पे कहीं लीकेज आती है तो उसको कहीं ना कहीं हमें रिसॉल्व करना चाहिए, ये यहाँ पे होना चाहिए। ये हमारे चैलेंजेस है कि क्रेडिट्स की अनरिलायबिलिटी और ये सारी चीज़, और लैक ऑफ कम्युनिकेशन। लैक ऑफ कम्युनिकेशन मतलब कि कैसे सारी चीज़ होगी, क्या होगी, गवर्नमेंट से टाई अप कैसे होगा, मतलब टोटल जो क्लियरेंसी होती है, टोटल जो ट्रांसपेरेंसी होती है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। उसके साथ ट्रेनिंग वगैरह नहीं है, कैसे करना है, कौन से प्रोजेक्ट है, क्या चीज़ें करनी है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे एक इशू रहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं कार्बन ट्रेडिंग में एक चैलेंजेस, एक बाधा क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। देखो, साफ सीधी बात है कि अगर
ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी, ठीक है। कम्युनिकेशन मतलब कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है, पता नहीं है कि कैसे करनी है सारी चीज़ें। अगर फार्मर्स को पता नहीं होगा तो वो सारी ये चीज़ें जो बेनिफिट है इसका वो कैसे ले पाएंगे। तो गवर्नमेंट को यहाँ पे कहीं ना कहीं चीज़ें करनी चाहिए, जैसे एफपीओ वगैरह होते हैं, इनसे टाई अप करना चाहिए। फार्मर्स के जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनसे टाई अप करना चाहिए, एनजीओ से टाई अप करना चाहिए, सिविल सोसाइटी से टाई अप करना चाहिए। और ये जो कम्युनिकेशन गैप है, ठीक है, ये जो कम्युनिकेशन गैप है इसको रिसॉल्व करना चाहिए, ट्रेनिंग प्रोवाइड करानी चाहिए, ड्यूज जो रह रहे हैं उसको रिसॉल्व करना चाहिए, तभी तो ये कॉन्फिडेंस आएगा और तभी ये जो मैकेनिज्म है इसका हम 100% बेनिफिट ले पाएंगे, ठीक है। ये चीज़ समझने वाली चीज़ है। देखो अब एक चीज़ और है, एक स्टडी हुई है, ठीक है, एक स्टडी हुई है क्लाइमेट पॉलिसी की, इसी के ऊपर, कार्बन ट्रेडिंग के ऊपर, हरियाणा और मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है। स्टडी के अंदर क्या चीज़ रिवील हुई है, देखो कार्बन फार्मिंग प्रोजेक्ट तो मतलब बोलने के लिए बहुत ईजी है कि भाई ऐसे करके कार्बन एमिशन रिड्यूस हो जाएगा और फिर उसके पैसे मिल जाएंगे, लेकिन एक्चुअल में क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसको समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टडी में सारी चीज़ साफ हो जाती है क्या कि देखो जितने भी हमारे मार्जिनलाइज फार्मर्स हैं, कम्युनिटी है, स्मॉल फार्मर्स हैं, ये कहीं ना कहीं इस प्रोजेक्ट से एक्सक्लूड रहते हैं। देखो हमारी जो फार्म का सर्वे आता है, एग्रीकल्चर सर्वे आता है हर 5 साल में, उसके अंदर भी ये जो मार्जिनलाइजेशन वाली चीज़ है ये साफ साफ वहाँ पे भी आती है। क्या चीज़ आती है कि देखो हमारे यहाँ पे जो एवरेज लैंड है वो इतना है, ठीक है, 1.08 हेक्टेयर। तो यहाँ पे जो स्मॉल एंड मार्जिनलाइज फार्मर है वो कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स है, गवर्नमेंट के बेनिफिट्स है, उससे भी वो कहीं ना कहीं जो लाभ नहीं ले पाते। और यही चीज़ यहाँ पे स्टडी में भी बताया गया है कि जो कार्बन फार्मिंग प्रोजेक्ट्स है, कार्बन क्रेडिट वाला जो इनिशिएटिव है, इसमें सबसे ज़्यादा जो एक्सक्लूड होते हैं वो कौन होते हैं, मार्जिनलाइज फार्मर। और वुमेन की बात करें तो वुमेन सिर्फ 4% पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मतलब क्या है कि गवर्नमेंट को इसको इंक्लूसिव बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, इंक्लूसिव बनाना पड़ेगा, इनको भी इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। एक चीज़ ये हो गई। और देखो यहाँ पे सिर्फ इतना नहीं कि लैंड का, यहाँ पे डिस्पैरिटी देखने को मिलती है किसमें, कास्ट के बेस में, कि जो बड़ी बड़ी कास्ट वाले हैं वो 63% यहाँ पे जो स्टेक है वो होल्ड करते हैं। नॉन मार्जिनलाइज्ड कास्ट जो है, जो जनरल कास्ट जो है, शर्मा वगैरह जैसे हो गए, वैसे किसी कास्ट का नाम नहीं लेना चाहिए, तो जितने भी अपर कास्ट वाले हैं वो यहाँ पे ज़्यादा स्टेक को होल्ड करते हैं। ये चीज़ स्टडी में पाई गई। हरियाणा और मध्य प्रदेश में, दोनों ही एग्रीकल्चर कंट्री है, एग्रीकल्चरल स्टेट है, यहाँ पे ज़्यादा एग्रीकल्चर होता है, ठीक है। तो दोनों ही स्टेट में ये चीज़ पाएगी। और क्या कि जो जिन फार्मर ने, देखो इसका बेनिफिट क्या होगा, इसका बेनिफिट, कार्बन क्रेडिट का जो बेनिफिट है, एक चीज़ समझ लो इस चीज़ को कि जो कार्बन क्रेडिट का बेनिफिट होगा ये सिर्फ सीमित नहीं रहेगा पैसों तक सीमित नहीं रहेगा, ये लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है। ये क्या है, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है। और देखो हमारा जो स्वान ने कोट कहा था क्या कि हमें इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन कैसा है कि ये सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस के लिए जो फार्मर्स है उनको एक तरह से क्या है, पर्क्स है कि वो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस करें और पैसे लें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि लॉन्ग टर्म बेनिफिट क्या होगा, जो हमारा फार्मर है वो सस्टेनेबल प्रैक्टिस करने लग जाएगा। देखो हरियाणा राजस्थान के अंदर, हरियाणा के अंदर स्पेशली प्रॉब्लम आने लग गई है क्या कि सैलिनिटी की प्रॉब्लम आने लग गई है कि जो वहाँ का लैंड है वो अब बंजर बन रहा है धीरे धीरे। क्यों बंजर बन रहा है, देखो एक्सेस फर्टिलाइजर का यूज करने की। ये जो फर्टिलाइजर है कैसा केमिकल फर्टिलाइजर है, इंडस्ट्री में तो बनता है ना, कंपोस्ट वगैरह तो नहीं है। तो एक्सेस फर्टिलाइजर की वजह से क्या हो रहा है, उपजाऊपन जो है वहाँ का कम हो रहा है, ठीक है। दूसरी चीज क्या हो रही है, वो ग्राउंड से पानी निकालते हैं, पानी निकाल के बाद खेतों में डालते हैं, चावल वगैरह उगाते हैं वहाँ पे दबा के। देखो तो वहाँ पे क्या हो रहा है, अब इवेपोरेशन वगैरह चीजें होती हैं, पानी के अंदर पानी मिला है, उसमें नमक की मात्रा है, ठीक है, ग्राउंड वाटर निकाला है, तो वहाँ पे इवेपोरेशन होने की वजह से क्या हो रहा है कि जो वहाँ की मिट्टी है उसमें सैलिनिटी, जो नमक की मात्रा है वो बढ़ रही है। जहाँ जहाँ नमक की मात्रा बढ़ती है वहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या होता है, बंजर हो जाती है भूमि, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आ रही है वहाँ पे, कहाँ पे, हमारे जो एग्रीकल्चर स्टेट्स है वहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। आपने देखा होगा कि हरियाणा के जो फार्मर्स हैं माइग्रेट कर रहे हैं, कहाँ पे कर रहे हैं, सेंट्रल इंडिया में, छत्तीसगढ़ वगैरह जैसे रीजन में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं, क्योंकि हरियाणा जो पहले बहुत ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी होती थी, ये सारी चीज़ सर्वे में भी है, ये सारी चीज़ नेट पे भी सब चीज़ें मिल जाएगी। तो वो क्या कर रहे हैं, वहाँ से माइग्रेट कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ अब उतनी उपज नहीं हो पाती जितनी इन सेंट्रल इंडिया के स्टेट्स में, जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, ठीक है, मध्य प्रदेश हो गया। तो यहाँ पे धीरे धीरे माइग्रेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये बहुत ब्रॉड लेवल पे प्रॉब्लम भी जनरेट कर सकता है एम्प्लॉयमेंट वगैरह की, कि वहाँ के जो ट्राइबल कल्चर है उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर जाएगा, ये अलग एंगल हो जाएगा।
लेकिन हमें अपने अपने आप को सीमित कर रखना है क्या, कार्बन मार्केट से। तो कार्बन मार्केट बेसिकली कर क्या रही है, ये लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रही है, सस्टेनेबल कर रही है प्रैक्टिस को। सस्टेनेबल करेगी तो ये सारी जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। ये सारी चीजें यहाँ पे बताई गई। लेकिन हो क्या रहा है कि 28% जो फार्मर्स हैं वो चालू तो करते हैं सारी चीजें, लेकिन 2 साल में वो छोड़ देते हैं इसको, ये सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को छोड़ देते हैं। रीजन क्या है, रीजन देखो यहाँ पे देख ही लिया था क्या, कि उनको डिले पेमेंट और ड्यूज वगैरह मिल नहीं पाते, तो वो क्यों करेंगे इस चीज को कंटिन्यू। ठीक है, तो प्रॉब्लम जब हमें पता चल गई तो हमने तो प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो ऑलरेडी डिस्कस कर लिया क्या, कि अगर डिले पेमेंट हो रही है तो उसको थोड़ा फास्ट कर दो, मार्जिनलाइज फार्मर होते हैं तो थोड़ा उसको इंक्लूसिव बना दो, जो जो प्रॉब्लम है उसको उसका सॉल्यूशन वहीं पे ही है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रखा है कि हाई क्रेडिट प्रोवाइड करा दो। देखो जो कार्बन क्रेडिट का जो रेट है उसको थोड़ा सा हाई प्रोवाइड करा दो, किसके लिए, स्मॉल होल्डर्स के लिए और मार्जिनलाइज कम्युनिटी के लिए। ठीक है, देखो यहाँ ये सॉल्यूशन वायबल नहीं लगता मुझे, क्यों पर्सनली, देखो क्योंकि कार्बन क्रेडिट है वो मार्केट वैल्यू पे डिपेंड करता है। ठीक है, जब मार्केट वैल्यू पे डिपेंड करता है तो इनको ज़्यादा कैसे प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, लेट्स से इनको ज़्यादा प्रोवाइड करा दिया और उनकी वैल्यू ज़्यादा कर दी तो खरीदेगा कौन, क्योंकि इससे सस्ते तो पहले ऑलरेडी अवेलेबल होंगे। अगर इनको इंसेंटिव्स वगैरह दे, सब्सिडी वगैरह दे तो क्या होगा, तो गवर्नमेंट का पैसा लगेगा। तो ऐसे ऐसे सॉल्यूशन बेसिकली तुम्हें बताने चाहिए जहां पे खर्चा ना हो, जो ऑलरेडी मैकेनिज्म चल रहा है उसी में ये सारी चीजें हो जाए। ठीक है, तो इनके लिए क्या करना चाहिए कि जो स्मॉल और मार्जिनलाइज जो फार्मर है इनके लिए जो पर्टिकुलर स्टॉक्स हैं वो करने चाहिए, इनके लिए रिजर्व करने चाहिए, ताकि सिर्फ ये जो क्रेडिट है सिर्फ यही लोग ले पाएं। ठीक है, एक चीज ये कर सकते हैं, इसमें पैसे वैसे नहीं लगेंगे, थोड़ी सी पॉलिसी वगैरह लगेगी, वो सारी चीजें हो जाएगी। कम्युनिकेशन, ट्रेनिंग, गारंटी, ये सारी चीज प्रोवाइड करा दो, रिसर्च इंस्टीट्यूट कोलैबोरेट वगैरह करो, ये सारी चीजें कर सकते हैं। देखो ये सारी चीजें वही हैं जो हमारी प्रॉब्लम थी उसका सॉल्यूशन। एक चीज अच्छी है क्या, डिस्टेंट टेक्नोलॉजी। देखो ड्रोन वगैरह इन सब का यूज करके हम क्या कर सकते हैं कि ये जो अनरिलायबिलिटी है कार्बन क्रेडिट्स की, कि भाई मेजर नहीं हो पाते ये सारी चीजें होती, तो डिस्टेंट टेक्नोलॉजी का यूज करके हम ये सारी चीज कर सकते हैं। इसका मॉनिटरिंग और इसका इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा सा फास्ट कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। ये अच्छा इनिशिएटिव है। ठीक है, तो ये आप सजेस्ट कर सकते हैं। बाकी कोलैबोरेशन वगैरह ये सारी चीजें वही है। ट्रांसपेरेंसी, इंक्लूसिव कार्बन मार्केट हमें डेवलप करनी है। तो बेसिकली चीज क्या है कि हमें प्रॉब्लम को समझना है। अगर हमने प्रॉब्लम को समझ लिया तो सॉल्यूशन हमारे सामने ही है। ठीक है, ये चीज थोड़ा देखना सीख जाओ तुम लोग। ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम पता होगी तो आधी चीज तो वहीं खत्म हो गई और सॉल्यूशन तुम्हें ऑटोमेटिकली आ जाएगा जो प्रॉब्लम तुम्हें पता है। तो आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा कि एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ क्या क्या प्रॉब्लम है, कार्बन मार्केट उसमें कैसे हेल्प कर सकता है और कार्बन मार्केट हमारे इकोनॉमिक उस डायमेंशन में कैसे हेल्प कर सकता है, ओरिजिन क्या है, ब्ला ब्ला, जो सारी चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो अब आपके लिए क्या है, अब आपके लिए है ये प्रैक्टिस क्वेश्चन। क्या है ये प्रैक्टिस क्वेश्चन बच्चों, इसको प्रैक्टिस करो, इसको क्या करो, प्रैक्टिस करो। ठीक है, इसको लिखना चालू करो। पेपर ये है, पेपर किसके लिए, पेपर 2 के लिए। इसको आज से ही लिखना चालू करो, ग्रुप में जो डिस्कशन ग्रुप है उसमें भेजो। ठीक है, और थोड़ा कमेंट करके बताया करो कि डिस्कशन अच्छा होता है नहीं होता। तुम मेरे को पर्सनल मैसेज करते हो कि सर बहुत अच्छा डिस्कशन था, तो कमेंट में भी कर दिया करो। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ मूव ऑन करते हैं। CCTNS। ठीक है, देखो एक बच्चे ने मेरे को मैसेज करा था, मैसेज नहीं वो कमेंट ही करा था, जो हमारी आरी सीरीज थी उसमें बोला था कि सर आपने रिजाइन दे दिया। इसी में करा था कि सर आपने रिजाइन दे दिया, आप रिग्रेट कर रहे हो क्या। उसने पूछा कि सर आपने रिजाइन देने के बाद आपको रिग्रेट हो रहा है क्योंकि ऑलरेडी जो और सारे जो लोग हैं वो सर्विस के अंदर ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। ठीक है, देखो तुम्हें मेरा जो है वो ओरिजिन नहीं पता कहाँ से है, इसलिए तुम्हें लग रहा है कि मुझे रिग्रेट हो रहा है। तो जब तुम्हें वो पता चलेगा तो तुम्हें पता चलेगा कि मुझे किसी चीज़ का रिग्रेट नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा ग्रो करता हूँ। ठीक है, तो वही तुम्हें भी करना है। ग्रो कैसे करोगे तुम लोग ग्रो करोगे इसको लिख के। इसको लिखो और मेरे को बताओ भाई लिखा नहीं लिखा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि तुम सुन लेते हो सो जाते हो, लिखते नहीं हो। तो लिखो इसको। ठीक है, अपना अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं। CCTN NCRB। ठीक है, CCTN NCRB आज न्यूज़ में था, तो थोड़ा इसके बारे में जानना ज़रूरी है कि CCTN क्या होता है, NCRB क्या होता है। देखो बेसिकली हुआ क्या है, न्यूज़ में क्या है थोड़ा उसको देख लो। न्यूज़ में यही आया था कि जो हमारा CCTNS है, हमारा क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम, इसकी फुल फॉर्म थोड़ी याद रख लेना क्योंकि फुल फॉर्म भी पूछता है हमारा। ठीक है, क्राइम क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम। ठीक है, तो CCTNS है। ये बेसिकली करता क्या है, जितने भी थाने वगैरह हैं उन सबको टाई अप करता है डिजिटली। ठीक है,
डिजिटली टाई अप करता है। डिजिटली टाई अप करने के बाद क्या होता है कि यहाँ पे एफआईआर है, यहाँ पे एफआईआर है, यहाँ पे गुमशुदा है, यहाँ पे ये है, ब्ला ब्ला। तो इनको जो पहले ये जो पोस्ट ऑफिस से भेजते थे सारी चीज़ें, अब वो डिजिटली रहती है, सबकी कंप्यूटर कनेक्ट है। यहाँ पे थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई तो इसके पे ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी। मतलब सेंट्रलाइज सिस्टम हो चुका है। वो है क्या, CCTNS, और सारी जगह ये कनेक्ट है। ठीक है, ये चीज़ है CCTNS। तो यही बताया कि 17,130 जो पुलिस स्टेशन है अक्रॉस इंडिया वो लिंक्ड हो चुके हैं इस सेंट्रलाइज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। देखो ये है हमारा CCTNS। ठीक है, ये है हमारा क्या, CCTNS। अब जितने भी पुलिस स्टेशन है सारे इससे कनेक्ट है। ठीक है, तो मतलब एक सेंट्रल डेटाबेस हमारे पास हो गया है। यही है CCTNS। अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, कब लॉन्च हुआ, कौन से इनिशिएटिव में, किसने करा, कौन सी मिनिस्ट्री में आता है, क्योंकि अगर क्वेश्चन आ गया तो आंसर करने के हम लायक हो जाएं। ठीक है, सेंट्रलाइज ऑनलाइन डेटा प्लेटफॉर्म है और मॉनिटरिंग वगैरह एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए जो इंडियन पुलिस सिस्टम है उसके लिए हेल्पफुल है। 2009 में आया था, बजट वगैरह जितना भी था कोई हमें उससे मतलब नहीं है। देखो मिशन मोड प्रोजेक्ट में था अंडर नेशनल ई गवर्नेंस प्लान। ठीक है, कौन से प्लान के अंदर आया था, नेशनल ई गवर्नेंस के अंदर आया था, गुड गवर्नेंस के अंदर आया था। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर इसको करती है। कितने लिंक है, क्या करती है, देखो FIR, चार्जशीट, जो भी क्राइम से रिलेटेड, पुलिस से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है सारी कहाँ पे मिलेगी तुम्हें, CCTNS पे। ठीक है, इतनी चीज थोड़ी सी याद रखना। अब एक चीज और है क्या कि जो हमारा NCRB है, NCRB ने 23 जो है फंक्शनल मॉडिफिकेशन करे हैं किसके अंदर, CCTNS के अंदर। क्यों करें हैं, क्योंकि जो हमारे अभी आपको पता होगा कि हमारे जो IPC है, CRPC है, इसको मॉडिफाई करके भारतीय न्याय संहिता, साक्ष्य संहिता और नागरिक ये सारी चीज़ें संहिता ये बना दिया था। ठीक है, तो एक चीज़ तुम और याद रखना, क्या भारतीय न्याय संहिता ने किसको रिप्लेस करा था, IPC को। भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने रिप्लेस करा था एविडेंस एक्ट को। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर को रिप्लेस करा था। ठीक है, बस इतना थोड़ा सा याद रखना, न्याय संहिता पीनल कोड और नागरिक सुरक्षा संहिता CRPC इसको करा था। ठीक है, अब थोड़ा सा हम जान लेते हैं किसके बारे में, NCRB के बारे में। ठीक है, NCRB करती क्या है बेसिकली, देखो ये जो CCTNS है बेसिक ये क्या था, ये तो हमारा एक सिस्टम है, चलाता कौन है, NCRB। ठीक है, तो NCRB वही करती है, कलेक्ट करती है, एनालाइज करती है, मेंटेनिंग क्रिमिनल डाटा अक्रॉस इंडिया। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर आता, 1986 में एस्टैब्लिश हुआ था। एक चीज इंपॉर्टेंट क्या कि ये एक रिपोर्ट निकालता है, NCRB एक रिपोर्ट निकालता है, कौन सी, क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट निकालता है कौन, NCRB रिपाता है क्राइम इन इंडिया। ठीक है, ये चीज थोड़ा सा याद रखना, कौन इसकी रिकमेंडेशन थी, नेशनल पुलिस कमीशन की रिकमेंडेशन पे NCRB को एस्टैब्लिश किया गया था। बस यही चीजें हैं जो तुम्हें थोड़ी सी याद रखनी है। ठीक है, आई होप ये तो समझ आ गया, वो बहुत ईजी था। चलो अब एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, यहीं रुको, यहीं पॉज करो वीडियो को और कमेंट करो। ठीक है, कमेंट करो, उसके बाद फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। सेक्रेड ग्रूव, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये सारा। सेक्रेड ग्रूव अभी न्यूज के अंदर है। सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली डायरेक्शन दिया सेंटर को, क्या कि भाई जो सेक्रेड ग्रूव है इसके लिए कॉम्प्रहेंसिव पॉलिसी लेके आओ। देखो ये सारी जो चीजें हैं, ठीक है, इसको तुम फॉर्डर पॉइंट यूज करना। फॉर्डर पॉइंट किस में यूज करोगे, अगर एनवायरमेंट क्लाइमेट चेंज के ऊपर ऐसे राइटिंग आ जाती है या फिर आर्ग्यूमेंट राइटिंग आ जाती है तो उसमें एज अ फॉर्डर पॉइंट यूज करना कि देखो सुप्रीम कोर्ट भी गाइडलाइंस दे रही है सेंटर को कि सेक्रेड ग्रूव के लिए कॉम्प्रहेंसिव पॉलिसी लेके आए। क्यों, क्योंकि इसका जो है कार्बन सिंक है, एक तरह से कार्बन सिंक का काम करता है सेक्रेड ग्रूव। कार्बन सिंक क्या होता है, जहाँ पे कार्बन आके डूब जाता है, और वो कहाँ डूबता है, जहाँ पे पेड़ लगे होते हैं। ठीक है, समझ आया कार्बन सिंक क्या होता है। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन 3-4 टर्म है, वो सारी इसी से रिलेटेड है, तो थोड़ा सा उसको भी हम देखते रहेंगे बीच बीच में। कार्बन सिंक समझ आ गया। कार्बन सिंक जैसे कोई जंगल है, ठीक है, वो क्या कार्बन सिंक है। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन क्या होता है, ये जो पेड़ जो है CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं, लेकिन इसे ही क्या कहते हैं, सिक्वेस्ट्रेशन। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन मतलब पेड़ जो है वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं CO2 को, वो है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। पूरा जंगल क्या है, वो है कार्बन सिंक। ठीक है, समझ आया। अब देखो सेक्रेड ग्रूव की तरफ हम चलते हैं। सेक्रेड ग्रूव बेसिकली आपने देखा होगा कि हमारे गांव वगैरह में जांटी के पेड़ को पूछते हैं, राजस्थान वगैरह में, वहाँ पे वो जो ओरन्स वगैरह होते हैं, वो क्या चीज़ है, जंगल, जैसे जंगल की देवी। ट्राइबल एरिया में चले जाओ, दंतेवाड़ा वगैरह में, वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे दंतेवाड़ा देवी और ये देवी और वो देवी जंगलों में बोलते हैं, हाथ में सेक्रेड आत्मा रहती है,
जंगल में कोई जाता है उसको मार देती है, जंगल में पेड़ नहीं काटने, ये नहीं काटते, ये क्या चीज़ है, ये है सेक्रेड ग्रुप। एक हमारा कल्चरल कॉन्सेप्ट है जो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए बना है, वही क्या है, सेक्रेड ग्रुप। इसी चीज़ को ये बोलते हैं। रिलीजियस और कल्चरल सिग्निफिकेंस होता है लोकल कम्युनिटी के लिए, किसी पर्टिकुलर एक एरिया का, उसे कहते हैं सेक्रेड ग्रुप। समझ आ गया, एक जंगल को जहाँ पे जंगल की देवी रहती है उसे कहते हैं सेक्रेड ग्रुप। पूरी इंडिया में तुम्हें पाएगा, ये जो पूरा मैप दे रखा है पूरी इंडिया में सेक्रेड ग्रुप है। ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर एरिया में ज़्यादा है, ज़्यादा कम तो है, लेकिन ऐसा नहीं है किसी पर्टिकुलर में एरिया में ही सेक्रेड ग्रुप पाए जाते हैं। नाम तुम्हें याद रखना है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो तुम्हें याद रखनी है। सारी चीज़ तो तुम्हें समझ आएगी होगी, लेकिन इसको याद रखना है कि कौन से एरिया में किस चीज़ को क्या कहते हैं। देखो, सरना कहते हैं बिहार में, देववन कहते हैं हिमाचल में, देवराकुड्डू कर्नाटका में, कावू केरला में, देव कहते हैं मध्य प्रदेश में, देवारथी या देवराई महाराष्ट्र में, लाई उमुंग कहते हैं मणिपुर में, लो कैंगतेंग या असोंग कोशी कहते हैं मेघालय में, ओरन हम राजस्थान में कहते हैं, कोविलकाडू कहते हैं तमिलनाडु में, सरपा काबू। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा थोड़ा याद रखना है, ठीक है, कि कहाँ पे किस चीज़ को क्या कहते हैं, क्योंकि मैच द फॉलोइंग में दे देगा तो ये उलझ जाओगे। ठीक है, और न्यूज़ में है सुप्रीम कोर्ट ने बोला है सेंटर को, तो वो चीज़ अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर आते हैं या नहीं आते, ठीक है, ये तुम्हें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। देखो, लीगली प्रोटेक्टेड है, ये क्या है, ये लीगली प्रोटेक्टेड है। प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर आते हैं सेक्रेड ग्रुप, लीगली प्रोटेक्टेड है। कौन से एक्ट के अंदर, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2002 के अंदर, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर ये प्रोटेक्टेड है एज अंडर कम्युनिटी रिजर्व। ठीक है, वो कम्युनिटी रिजर्व के अंदर आते हैं, लीगली प्रोटेक्टेड है हमारे सेक्रेड ग्रुप। ठीक है, तो इतना थोड़ा सा पता होना चाहिए। न्यूज़पेपर में ऑल्थो इतना कवर होता नहीं है, लेकिन न्यूज़पेपर में तो टॉपिक दे रखा होता है ना, उसके पीछे की न्यूज़ तो ये आती है, तो वही तो डेली डिस्पैच में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, अरे इसका मैंने तुम्हें एमसीक्यू नहीं दिया, एक रह गया, चलो कोई नहीं, इसका एमसीक्यू तुम खुद बना लेना। ठीक है, खुद बना के इसको थोड़ा प्रैक्टिस करना, इससे बनाना। ठीक है, मैच द फॉलोइंग वाला बनाना। अब चलते हैं हमारे आज के लास्ट आर्टिकल की तरफ। देखो, आज के न्यूज़पेपर में एक दो आर्टिकल और थोड़े से थे, लेकिन एक दो बार उन्हें आने दो, उसको फिर बनाएंगे हम, क्योंकि एक बारी में ही देने तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ हो जाएगी, तो इसलिए थोड़ा सा रिपीट होता रहेगा या थोड़ी सी और ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होंगी, उसको हम दोबारा देख लेंगे। ठीक है, ये वाली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या चीज़ है, देखो, हमारे इंडिया के एजुकेशनलिस्ट है अरुण कपूर। ठीक है, उनको भूटान के अंदर सम्मानित किया गया। उनको बुरा मर्प, एक ये जो रेड स्कार्फ तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये बुरा मर्प दिया गया है, और एक पतंग दी गई है। पतंग क्या है, बेसिकली तलवार है, ये जो स्वॉर्ड दिख रही है। ठीक है, बुरा मर्प और पतंग, दो चीज़ों से सम्मानित किया गया। किसको, हमारे अरुण कपूर को। इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये जो अवार्ड है, ये जो सम्मानित है, जो सेरेमनी है, ठीक है, जो हमारे ये जो भूटान के ये है किंग है जिंगमे खेसर नामग्याल, ये बहुत रेयरली देते हैं जो नॉन भूटानीज होता है। लेकिन अब ये भूटानीज ये, क्योंकि ये तो हमारे इंडिया के हैं ना, अरुण कपूर, इनको दिया गया, तो ये न्यूज़ है जो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि बहुत रेयरली दिया जाता है नॉन भूटानीज को। और इनको एक टाइटल भी दिया गया है, क्या, दाशो। हमारे अरुण कपूर को, ये एक्टर नहीं है, ये एजुकेशनलिस्ट है। ठीक है, हमारे अरुण कपूर को दाशो एक जो है ऑनरेरी टाइटल भी दिया गया है। तो ये तीन चीज़ें दी गई है, थोड़ा सा ये याद रखना। क्या, बुरपा मर्प क्या चीज़ है, बुरपा मर्प एक रेड स्कार्फ है, पतंग क्या है, तलवार है, और टाइटल क्या दिया है, दाशो का टाइटल दिया है। कहाँ पे दिया है, भूटान के अंदर ही दिया है। देखो, देने का रीज़न क्या है, अगर जो सीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनको थोड़ा पीछे का बैकग्राउंड समझना पड़ता है, तुम्हारे में तो इतना नहीं आता। CAPF के अंदर देखो बैकग्राउंड क्या है बेसिकली, क्योंकि भूटान के साथ गैलेप्पो सिटी डेवलप कर रहे हैं ना हम क्या मतलब, भूटान इंडिया के क्यों चक्कर लगा रहा है, देखो किसी से पैसे लेने होते हैं तो तभी तो उसके घर के चक्कर लगाते हैं हम, या ऐसे ही लगाते हैं फालतू में। तो भूटान इंडिया में क्यों विजिट कर रहा है, क्यों हमारे प्रधानमंत्री जी से मिल रहा है, बार बार गले मिल रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी आ रहा है, कभी जा रहा है, कभी गिफ्ट दे रहा है, क्यों कर रहा है ये सारी चीज़ें, क्योंकि इसे गैलेप्पो सिटी डेवलप करनी है। गैलेप्पो सिटी हमारा जो बॉर्डर लगता है उसके पास में ही है। ठीक है, तो गैलेप्पो सिटी डेवलप करनी है, सस्टेनेबल बनाना है, वो सारी चीज़ें। कोऑपरेटिव वाला एक चला था, याद होगा, डिस्कस करा था। तो पैसे आएंगे कैसे, जब हमारे सिटीजन्स को अवार्ड वगैरह देगा, थोड़ा सा हमारे प्रधानमंत्री का दिल खुश करेगा, तभी तो ये सारी चीज़ें होगी। तो ये स्ट्रॉन्ग करती है फाउंडेशन। तो जब इंडिया और भूटान के रिलेशंस वगैरह को डिस्कस कर रहा हूँ, तो ये सारे पॉइंट वहाँ पे डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, और ये सारी चीज़ें वहाँ हो जाएगी। ठीक है, चलो ये सारी चीज़ें हो गई। कहाँ दिया, भूटान के अंदर दिया, और ये टर्क से जो पहले भी इसको पहले रिकॉग्निशन दे रखा था, वो सारी चीज़ यहाँ पे बता रखी है। ठीक है,
चीज़ें ये याद रखना, दाशो हमारा ये बुरपा मर्प हो गया और ये पतंग हो गया, ठीक है, ये 3 चीज़ याद रखना। और हमारा आज का ये जो है दूसरा है, वैसे तीसरा होना चाहिए था लेकिन अब दूसरा ही है क्योंकि एक मैं देना ही भूल गया। तो ये 2 क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस मतलब क्या, कमेंट करो बच्चों, कमेंट करो, मैं कमेंट में फिर तुम्हें आंसर करता हूँ, ठीक है। कल से थोड़ा सा और फास्ट करेंगे इस इनिशिएटिव को। और देखो आज एक मैं वो लॉन्च करने वाला हूँ, क्या, पेपर 2 के लिए, पेपर 2 के लिए एक टेस्ट सीरीज हमारी, अभ्यास लेखन, अभ्यास टेस्ट सीरीज नहीं है ये, पेपर 2 के लिए जो लेक्चर्स वगैरह होते हैं हम लाइव लेक्चर लेंगे। लाइव लेक्चर लेने के बाद एक तुम्हें टॉपिक दूंगा मैं लिखने के लिए, वो सारी चीज़ें जो है थोड़ा सा हमारा राइटिंग प्रैक्टिस हो जाए, और जो सिस्टमैटिक तरीके से हमारी पेपर 2 की जो प्रिपरेशन है, ऐसे राइटिंग, आर्ग्यूमेंट राइटिंग, वो सारी चीज़ें हो जाए हमारी, उसके लिए ये प्रोग्राम है हमारा अभ्यास मंथन, ठीक है। एक बच्ची ने, एक स्टूडेंट ने मेरे को मैसेज करके बोला था, उसने प्रीवियसली 2 बैच लिए थे, CAPF की नहीं, नॉन CAPF वाली। तो उसने IB के अंदर उसका इंटरव्यू भी था, ये जो इंस्पेक्टर की पोस्ट आती है ABACIU की, ठीक है। तो उस बच्चे ने एक मैसेज करके मेरे को बहुत प्यारा सा मैसेज करा था। क्या बोला था, 2 चीज़ बोली थी कि सर आपके जो प्रोग्राम्स होते हैं ना, उसमें आपके प्रोग्राम्स के 2 वो होते हैं, की पिलर्स होते हैं। क्या क्या, एक तो अफोर्डेबिलिटी, कि आपके जो प्रोग्राम होते हैं बहुत सारे सस्ते होते हैं तो हम उसे इजीली अफोर्ड कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ बोली थी क्या, कि क्वालिटी, उसमें क्वालिटी बहुत ज़्यादा होती है। अफोर्डेबिलिटी और क्वालिटी, ये 2 की पिलर थे हमारे प्रोग्राम पे। ऐसे मैंने आज तक इसको रिकॉग्नाइज नहीं करा था कि ऐसा कुछ होता है, लेकिन अब रिकॉग्नाइज करा है तो अब इस पर मैं हमेशा अडेयर रहूँगा, इसको हमेशा फॉलो करूँगा कि जो भी मेरे प्रोग्राम्स आए उसमें ये 2 हमारे जो की पिलर्स हैं, अफोर्डेबिलिटी और क्वालिटी। क्वालिटी तो हमेशा रहेगी, अफोर्डेबिलिटी भी अब से रहेगी, ठीक है। तो ये जो आज का प्रोग्राम होगा, ये वाला अभ्यास मंथन, इसमें अफोर्डेबिलिटी तुम्हें दिख जाएगी, ठीक है। अगर अच्छा लगे तो देख लेना, नेट पे ही है, और नहीं अच्छा लगे तो हमारा ये जो इनिशिएटिव है ये भी बहुत अच्छा है, ठीक है। इस इनिशिएटिव से भी देखना कितने बच्चे क्लियर होंगे। तो आज के डिस्कशन के लिए अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूले। शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये सारी चीज़ें पहुंचनी चाहिए, बस तुम शेयर करो और कुछ मत करो, कमेंट, लाइक, सारी चीज़ करो, ठीक है। तो आज के प्रोग्राम के लिए, आज के बेसिकली डिस्कशन के लिए थैंक यू सो मच फॉर टुडेज डिस्कशन।